हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं राहुल और आप देख रहे हैं द स्टडी मंच। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी। उसके अंतर्गत हमने देखा था भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसमें हमने देखा था चार्टर एक्ट 1600 और राजलेख 1726। आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और हमें इसमें देखना है कि क्या क्या बदलाव आखिरकार किए गए। रेगुलेटिंग का मतलब क्या है दोस्तों? रेगुलेटिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना या हम कह सकते हैं किसी पर नियंत्रण रखना। तो अब हमें यह देखना है कि कौन किस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो जो ब्रिटेन की संसद थी वो अब कंपनी पे क्या करने की कोशिश कर रही है? रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है या उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, आखिरकार क्यों ब्रिटेन की संसद कंपनी पर कंट्रोल करना चाहती है, वो क्या समस्या थी, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे आप देखिए कि हमने देखा था 1726 का राजलेख और उसमें देखा था क्या क्या बदलाव सन 1600 के बाद हमने उसमें देखे थे, किस तरीके से बदलाव उस एक्ट में हुए थे। अब उसके बाद भारत में क्या समीकरण बनते हैं? समीकरण ये बनते हैं, हमने देखा था 1726 का राजलेख था, उसमें अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित कर ली थी, बंगाल, उसके बाद मद्रास और तीसरी बंबई। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक गवर्नर होता था जो यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी होता था या हम कह सकते हैं यहाँ का मुख्य अधिकारी होता था। अब उसके बाद बदलाव क्या होते हैं कि कुछ समय बाद एक युद्ध होता है जिस युद्ध को जाना जाता है प्लासी के युद्ध के नाम से, जो कि कंपनी के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। उसके बाद में हमने देखा 1764 में दोबारा से एक निर्णायक युद्ध होता है जिसको बोला जाता है बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध ने इस भारत का जो इतिहास था वो बदल कर रख दिया। आप सभी को पता है, क्योंकि इस हार ने, इस युद्ध में भारत की जो हार हुई अंग्रेजों से, इसने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने अपना जो स्वामित्व था, जो अधिकार था, वो भारत पर जमा लिया। अब देखते हैं, जो बक्सर का युद्ध था वो कंपनी के द्वारा क्या हुआ? जीता गया। अब इसके बाद में क्या होता है? इस युद्ध का परिणाम ये निकल के आया कि इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। और उस इलाहाबाद की संधि कब होती है? ये इलाहाबाद की संधि होती है अगले ही वर्ष 1765 में। और इस संधि में क्या किया गया? इस संधि में जो अंग्रेज थे उनको क्या प्राप्त हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो जाती है, यानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है क्या? यहाँ की दीवानी। दीवानी का मतलब ये है जो इस क्षेत्र का जो भी राजस्व वसूलेगा वो कौन वसूलेगा? वो वसूलेगी कंपनी। कौन वसूलेगा? वो कंपनी। यानी जितना भी यहाँ पर टैक्स कलेक्शन होगा अब उसको कौन करेगा? कंपनी। देखते हैं, कंपनी का भारत की राजनीति में ये पहला कदम होता है। क्यों? कि यही एक कंपनी के पास मौका होता है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में हार हो जाने के बाद भारत की, या अब इस बक्सर का जो युद्ध था इसमें क्या हुआ कि जो दिल्ली का शासक था, अवध का नवाब और उसके बाद जो आपका बंगाल का नवाब था, इन तीनों की एक साथ हार होती है। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि पहली बार अब अंग्रेज भारत की राजनीति में क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ के शासन प्रशासन में क्या करेंगे? हस्तक्षेप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? जो गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, उन्होंने क्या किया? द्वैध शासन लागू किया इन क्षेत्रों पर। कौन से क्षेत्रों पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्रों पर। अब ये द्वैध शासन क्या था? ये द्वैध शासन का मतलब हुआ दो लोगों के द्वारा शासन,
जैसे एक तो अंग्रेज या कंपनी और दूसरी तरफ जो बंगाल का नवाब था, इन दो लोगों का शासन। यानी एक तरफ तो अंग्रेज शासन कर रहे थे, किस तरीके से वो इन तीनों क्षेत्रों का जो भी राजस्व था उसको कौन वसूलेगा, उसे अब अंग्रेज वसूलेंगे। यानी जितना भी पैसे का काम था वो अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया था। और अंग्रेजों का जो मेन उद्देश्य था, जो मुख्य उद्देश्य था, वह यही था कि भारत से धन को लूटकर ब्रिटेन पहुंचाना। उनका मेन मकसद यही था। और जो यहाँ का नवाब था उसको क्या काम दे दिया अंग्रेजों ने कि आप जो है लोगों की समस्याएं सुनोगे, आप उनकी जो भी काम काज हैं उनको देखोगे। ये सारे काम जो पैसे से संबंध नहीं रखते थे वो बंगाल के नवाब को सौंप दिए। अब ये जो है बंगाल के नवाब को ही इतना ही पैसा देते थे जो उससे उसका सिर्फ क्या हो जाए, काम चल जाए। उसके बाद क्या होता है कि ये जो द्वैध शासन था, इस द्वैध शासन क्या हो गया, ये विफल हो गया। क्यों विफल हो गया द्वैध शासन, इसे देखते हैं। क्योंकि जो कंपनी पर क्या काम था कि राजस्व को वसूलना। अब कंपनी के जो नीचे तबके के जो अधिकारी थे, जो नीचे का तबका था, वो जो कर्मचारी थे, वो क्या थे, वो कंपनी को जो राजस्व था उसको वसूल कर कंपनी को नहीं दे रहे थे, वो अपनी कहाँ रख रहे थे, अपनी खुद की जेबें भरने में लगे हुए थे। इससे क्या हुआ, कंपनी जो है वो क्या चली गई, घाटे में चली जाती है। किस में चली जाती है, घाटे में। क्यों कि जो कर्मचारी थे कंपनी की, वह स्वयं अपनी जेबें भरने में लग गई। अब इससे क्या होता है कि कंपनी को घाटा होता है और इससे द्वैध शासन क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं आखिरकार ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। जब द्वैध शासन विफल हो जाता है, अब इसके बाद क्या जो समीकरण है वो बनते हैं। ये बात जब पता चलती है किसको, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटेन के, कहां के, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। उनको जब पता चलता है कि कंपनी भारत में घाटे में चल रही है, तो ये कंपनी क्या करती है कि कंपनी जब घाटे में जाती है तो ये लोन के लिए अपील करती है, कहां पर, ब्रिटेन में। और ये बात जब प्रधानमंत्री को पता चलती है, लॉर्ड नॉर्थ को, तो वो एक गुप्त समिति बनाते हैं, क्या, सीक्रेट कमेटी। और उसका काम क्या था, ये जांच करना कि आखिरकार कंपनी भारत में क्यों घाटे में चल रही है। इस समय क्या था कि अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आने के बावजूद भी आज वो कंपनी घाटे में चल रही है। अब लॉर्ड नॉर्थ जो थे उन्होंने गुप्त समिति बनाई और उसी के जांच के आधार पर इस एक्ट को पारित किया गया। तो आपको पता चला, हमने शुरुआत में देखा था आखिरकार ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्यों लाया गया। इस वजह से लाया गया क्योंकि आपको पता चला कि कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार पनपने लगा था। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है बनता है रेगुलेटिंग 1773 के एक्ट से, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर क्या बदलाव होते हैं। ये आपके सामने इंडिया का मैप है, उस समय का भारत का जो नक्शा है वो आपके सामने। हमने देखा था ये है बंगाल, जो कि एक प्रेसिडेंसी थी किसकी, कंपनी की, दूसरी थी बंबई प्रेसिडेंसी और तीसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। अब इस एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें क्या बदलाव किए गए। पहला बदलाव ये किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अब तक जो बंगाल का गवर्नर था अब उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। जो कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। कौन, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी इसके अधीन होगी कुछ मामलों में। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसके अधीन दोनों प्रेसिडेंसियों को रख दिया गया सिर्फ कुछ मामलों में। ऐसा नहीं है, आज भी ये दोनों प्रेसिडेंसी बंबई और मद्रास अपने लिए विधि बना सकती थी, लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जो कि बंगाल उनके लिए क्या करेगा, विधि बनाएगा उन मामलों में। यानी कुछ मामले में इनको क्या रख दिया गया, अधीन रख दिया गया।
इतना आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम। अब यहां से क्या लगा कि भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था का उदय होता है। क्यों? एक सबसे ऊपर जो प्रेसिडेंसी रखी गई वो थी बंगाल, और इसके अधीन 2 प्रेसिडेंसियों को रख दिया गया। वो कौन सी थी? हमने देखा पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? बंबई प्रेसिडेंसी, और दूसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रख दिया गया, यानी केंद्र में उसको रखा गया, किसको? बंगाल को, और उसके नीचे 2 आपकी बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो यहां से इस एक्ट में से आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम बार केंद्रीकृत व्यवस्था का उदय किस एक्ट में किया गया? तो वो कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। क्यों किया गया? इसलिए किया गया, पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसके पास काम कम हुआ करता था, लेकिन आज ये बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के कुछ काम आज गवर्नर के पास आ गए हैं। किस गवर्नर के पास? बंगाल के गवर्नर के पास। तो अब उसके लिए एक क्या बना दी गई? परिषद बना दी गई, जिसमें 4 सदस्य होंगे। एक होगा गवर्नर जनरल और उसके साथ 4 सदस्य इसको दे दिए गए। किसको? बंगाल प्रेसिडेंसी को। उसके बाद बहुमत के आधार पर यहाँ पर क्या लिया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 4 सदस्य हैं, 2 सदस्य एक निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं और 2 सदस्य एक निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब बचा कौन? गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल जिसको अपना वोट दे देगा वही क्या हो जाएगा? निर्णय पारित हो जाएगा। यानी बहुमत के आधार पर जिस तरफ 3 होंगे वही निर्णय ले लिया जाएगा। उसके बाद गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं था, यानी अभी जो गवर्नर जनरल है उसके पास वीटो शक्ति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कार्यपालिका का उदय। अभी हमने देखा कार्यपालिका यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक कार्यपालिका का यहां से क्या होता है? उदय देखने को मिलता है। जैसे आज केंद्र में क्या है? संसद, और उसके नीचे राज्यों में क्या है? विधानसभा। उसी प्रकार कार्यपालिका का क्या हुआ? यहां पर उदय हुआ। ये देखा हमने। अब आगे चलते हैं हम। कुछ पॉइंट या कुछ बिंदु और इस रेगुलेटिंग एक्ट में महत्वपूर्ण हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहां पे क्या हुआ? 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1774 में। प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि किस एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वो कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कई बार। उसके बाद इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। यानी इस सर्वोच्च न्यायालय में 4 जज, 4 न्यायाधीश हुआ करते थे, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। जिनमें से मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? एलिजा एम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन से थे? चैम्बर्स, लिम्बेस्टर और हाइड। ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार अपने आप। उसके बाद अगला बिंदु क्या था इसमें? अब यहां पर क्या हुआ? पहली बार क्या देखने को मिला? कार्यपालिका का उदय। ये यहां पर गलत लिखा हुआ है, दोबारा यहां पर क्या होगा? न्यायपालिका का उदय। किसका? न्यायपालिका का उदय यहां देखने को मिलता है। तो 3 चीज हमने देखी यहां पर, केंद्रीकृत व्यवस्था का उदय, उसके बाद कार्यपालिका का उदय, और तीसरा क्या था? न्यायपालिका का उदय इस एक्ट में देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं। ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के शासन में हस्तक्षेप का प्रथम प्रयास क्या किया गया? यहां पर किया गया। यानी जो ब्रिटेन की संसद थी उसने पहली बार भारत के शासन प्रशासन में पहली बार यहां पे क्या किया? हस्तक्षेप किया। अभी आपने देखा था किसके आधार पर? उस गुप्त समिति के आधार पर। किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। दूसरा पॉइंट यहां पे है, प्रथम लिखित जो दस्तावेज यहां पर पेश किया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बार लिखित संविधान कहां प्रस्तुत किया गया,
तो वो इसी एक्ट में किया गया। कंपनी के कर्मचारी बिना लाइसेंस निजी व्यापार नहीं करेंगे। जो कंपनी के कर्मचारी थे उन पर क्या किया गया, नियंत्रण लगाया गया। क्यों लगाया गया कि क्योंकि उनके ही कारण यहाँ पे क्या हुआ था, द्वैध शासन विफल हुआ था और कंपनी घाटे में गई थी। इसी वजह से अब उन पे क्या नियंत्रण लगाया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो बिना लाइसेंस के क्या नहीं कर सकते थे, व्यापार नहीं करेंगे अब। और यहाँ पर एक और क्या नियंत्रण लगाया गया कि उपहार नहीं लेंगे। उपहार का मतलब है रिश्वत लेने से। तो ये यहाँ पर मुख्य बिंदु थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब यहाँ पे एक आखिरी बात है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी, यहाँ पे होता था क्या, एक सबसे पहले COP जिसे बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, या इसे हम बोल सकते हैं निवेशक मंडल। इन्हीं के द्वारा चुना जाता था किनको, COD को। COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या इसी को हम कह सकते हैं निदेशक मंडल। और इसमें कितने सदस्य होते थे, 24 सदस्य होते थे। और इन्हीं के द्वारा किस पर कंट्रोल रखा जाता था, कंपनी पर रखा जाता था। यानी ये कंपनी के सबसे मुख्य अधिकारी या सबसे बड़ी यहाँ पर परिषद यही थी जो कंट्रोल करती थी किस पर, कंपनी पर। कहां से, ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन में हुआ करती थी। अब ये 24 सदस्य इस रेगुलेटिंग एक्ट से पहले प्रतिवर्ष क्या कर दिए जाते थे, सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। लेकिन अब इसमें क्या चेंजमेंट किया गया कि 24 में से 1/4 यानी 6 सदस्य प्रतिवर्ष क्या कर दिए जाएंगे, सेवा से मुक्त किए जाएंगे और 6 नए नियुक्त किए जाएंगे। ये यहां पर बदलाव किया गया और इनका कार्यकाल कर दिया गया 4 वर्ष। यानी 4 वर्ष में ये जितने भी 24 सदस्य थे इन सभी को रिटायर कर दिया जाएगा और प्रति वर्ष यहाँ पे 6 नए जोड़े जाएंगे। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें। और ये लगातार ऐसे ही आपका जो संविधान का क्लास है ये चलता रहेगा। मैं नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।